everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब फेडरलिज्म जो है वो हमने कैसे अपनाया है इंडिया में, कैसे हमने फेडरलिज्म जो है उसे अडॉप्ट किया है, किस टाइप से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ हमने इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया है, हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में हमने पावर शेयर करी है। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है उसमें हमने फेडरलिज्म को कैसे अडॉप्ट किया है। फेडरलिज्म इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस दैट इंश्योर पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म हम इंडिया में जो हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, तो फेडरलिज्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टीयर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके बीच में हमें कितनी पावर शेयर करनी है, किस लेवल के पास कितनी पावर होगी, कौन सी जो गवर्नमेंट है वो किन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज पॉलिसीज बना सकती है, वो सब हमने मेंशन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा वो सब हमने मेंशन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, काम करता है। हमने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये हमने डिफाइन कर रखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी में हमने ये मेंशन कर रखा है कि हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट्स के बारे में सोचती है, नेशनल अफेयर्स जो हैं, फॉरेन अफेयर्स जो हैं उनके बारे में लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। तो इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे थोड़ी ज्यादा पावर दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास भी थोड़ी बहुत पावर होती है। तो मेनली हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के उनके बीच में हमने पावर को शेयर किया है, और ये सब मेंशन करा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करेगा इंडिया का, वो सब उन्होंने मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आज के टाइम भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चला रहे हैं, मेंटेन करते हैं हम। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब जैसे आज हम इतने सारे स्टेट्स देख रहे हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले 3 मेजर प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो ये 3 मेजर प्रोविंसेस थे इंडिया के उस टाइम पीरियड पे। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये स्टेट्स बाद में बनाए, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तब हमने स्टेट्स बनाए। टेरिटरीज जो हैं, जो बाउंड्रीज है स्टेट्स की, वो हमने बाद में बनाई। किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। अब इंडिया में डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहा करते थे, यानी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेजेस तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से ही है, और बाकी थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स बोले जाते हैं इंडिया में। तो अब हमने क्या किया है, लैंग्वेज के बेसिस पे, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में। आंध्र प्रदेश जो है उससे हमने तेलंगाना को अलग किया, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे, अपने लैंग्वेज के लिए आंध्र प्रदेश जो है वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, और एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जो इन सब प्रोटेस्ट्स को लीड कर रहे थे। उनकी डेथ के बाद तो ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से ही हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड पे, जो हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसके बाद जाकर के हमारे जो स्टेट्स हैं वो बनाए। उन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से वो सारे स्टेट्स बनाए लैंग्वेज के बेसिस पे, तब जाके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये अलग अलग हुए। और ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र बनाया गया। हमने स्टेट्स जो है उन्हें बनाया ही, उनकी बाउंड्रीज को हमने अलग ही किया था लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स बनाए। द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। अब जब हमने स्टेट्स बनाए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हम उसे अकोमोडेट कर रहे हैं। जो हमारी इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रही हैं, हम उनकी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हीं की लैंग्वेज के बेसिस पे उन्हें एक अलग स्टेट बना के दे दिया है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो नहीं हुए, क्योंकि अब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं, हम हर एक लैंग्वेज के पीपल को राइट्स दे रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से सब कुछ पीसफुली चल रहा था इंडिया में। इट प्रमोटेड यूनिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, हमने उसे अकोमोडेट किया। हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है, यानी कि लैंग्वेज के ही बेसिस पे जो इतनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है, तो हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस के ही बेसिस पे स्टेट्स बनाए। अब जब हम हिंदी जो है उसी को अगर प्रमोट करते, जैसे श्रीलंका में
हम लोगों ने सिन्हलीज जो है, सिन्हलीज पॉपुलेशन को सारे राइट्स दे दिए गए। सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और दूसरी जो लैंग्वेजेस है उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसी की वजह से सिविल वॉर हुई श्रीलंका में। तो हमने क्या किया, हमने सभी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया, हमने सभी को राइट्स दिया, सभी के लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमने उनको अलग स्टेट बना के दे दिया। तो इंडिया में यूनिटी रही, कोई वॉर नहीं हुई, सिविल वॉर नहीं हुई और वायलेंस भी क्रिएट नहीं हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो पूरी कंट्री के लेवल पे हम लोग किसी एक लैंग्वेज को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो नेशनल लैंग्वेज है। तो इंडिया में हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हालांकि हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। Hindi is identified as the official language, but English is also used for official purposes. अब हिंदी जो है उसे official language माना गया है। अब national language और official language में क्या अंतर है? नेशनल लैंग्वेज यानी किसी एक ही लैंग्वेज को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पूरी कंट्री के लेवल पे, और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो भी हमारे पेपर वर्क हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसमें प्रेफरेंस हिंदी लैंग्वेज को दी जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो हिंदी स्पीकर्स हैं। तो इस वजह से हिंदी जो है उसे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। हालांकि गवर्नमेंट के ये जो पेपर वर्क होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हम इंग्लिश का भी यूज करते हैं, यानी कि इंग्लिश का भी यूज हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर करते हैं। 22 languages are recognized in the 8th schedule of the constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को हमने इंक्लूड कर रखा है 8th शेड्यूल में, यानी कि हमने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रखा है। 22 मेजर लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया की, तो उन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज कर रखा है। Center state relations, after 1990 the rise of coalition governments increased the role of states in national decision making। अब जब इंडिया आजाद हुआ था तब इंडिया के आजाद होने के बाद से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से लगातार जो 3 इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। तो 3 जो टर्म्स थे उनमें कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है वो बनी थी, और उसके बाद से जाकर के डिफरेंट जो पार्टीज हैं वो पावर में आई। धीरे धीरे क्या हुआ, जब पहले क्या होता था, पहले मेजॉरिटी मिल जाया करती थी, किसी एक ही पार्टी को मेजॉरिटी मिल जा रही है और उस मेजॉरिटी के बेसिस पे वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट हटने लगा, डिफरेंट पार्टीज पे से ट्रस्ट हटने लगा, लोग जो है उनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे कि वो चूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट्स बननी स्टार्ट हुई। लोगों के जो वोट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हो गए, यानी कि लोगों के जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो गए डिफरेंट पार्टीज के बीच में। जब भी इलेक्शंस होते हैं, अब डिफरेंट पार्टीज हैं तो कुछ लोग ए पार्टी को वोट कर रहे हैं, कुछ बी पार्टी को, कुछ सी पार्टी को, तो इस टाइप से डिवाइड हो जाया करते थे लोगों के वोट। किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी, इसलिए डिफरेंट पार्टीज एक साथ जुड़ करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाया करती थी। और कोलिशन गवर्नमेंट कब से स्टार्ट हुई, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा यानी कि टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, 1990 के बाद से। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पहले उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर रही थी, जिसकी वजह से 1975 में इंडिया में इमरजेंसी भी लगी। इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके टाइम पीरियड पे इमरजेंसी भी लगी और इंडिया में डिक्टेटरशिप जो है वो आने वाली थी इंडिया में, लेकिन उससे हम लोग बच गए। उसके बाद इमरजेंसी का टाइम पीरियड हटा, हालांकि उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी पावर में आती हैं, लेकिन जो इमरजेंसी वाला टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पे हमें पता चल गया कि हमें पावर शेयर करनी है। फेडरलिज्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें तब पता चला जब हमने स्टेट और सेंटर के बीच में हम लोगों ने वो कंपटीशन देखा, जब हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ज्यादा पावरफुल हो गई तो डिक्टेटरशिप आ सकती है। तब जाके सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है उन्हें बेटर किया गया, स्टेट के बीच में भी पावर शेयर की गई, सेंटर स्टेट्स के बीच में पावर शेयर की गई, और उसके बाद से 1990 के बाद से जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो बननी स्टार्ट हुई। और कोलिशन गवर्नमेंट जब बन रही थी तो यानी कि अपोजिशन पार्टीज भी स्ट्रांग थी, और जो रूलिंग पार्टी है अब क्योंकि उनकी मेजॉरिटी नहीं आई है, डिफरेंट पार्टीज ने मिल करके एक गवर्नमेंट बनाई है। तो अगर 3 पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बना रही हैं तो वो 3 पार्टीज के जो लीडर्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के जो आइडियाज हैं उन्हें सोच के, समझ के, सुन करके उसके बाद अपने डिसीजंस लेने होते थे। तो यानी कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और अपोजिशन भी स्ट्रांग है तब हम डिसीजन इजीली ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो
तो स्टेट और सेंटर के बीच के हमने रिलेशनशिप सुधारे 1990 के बाद से। कोलिजन गवर्नमेंट जो है, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगी, यानी कोई भी एक पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई भी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जैसे मेजोरिटी आ रही थी स्टार्टिंग में, तो कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से सारे काम कर सकती थी। लेकिन अब यही बाद में आते आते जो डिफरेंट थ्री पार्टीज हैं, जब 3-4 पार्टीज जो है वो साथ में मिल करके अपनी गवर्नमेंट बना रही हैं, तो उन सभी लीडर्स को एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपस में सोच के डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिस्कशन डिबेट्स करके उसके बाद उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब कोलिजन टाइम पीरियड आया, तो उसके बाद से हम लोगों को जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी पावर थोड़ी वीक होती हुई नजर आई, वरना सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि फेडरलिज्म को हम कैसे प्रैक्टिस करते थे इंडिया में, हम कैसे प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, फेडरलिज्म हमने कैसे अडॉप्ट किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए हमने, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने डिफरेंट स्टेट्स बनाए। इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और हिंदी एंड इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस हमने कैसे सुधारे, टाइम के साथ हमने सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है उसे शेयर किया, जिसकी वजह से आप सब कुछ पीसफुली चल पा रहा है। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।